Hello everyone, today we are going to start with your class 11 chapter number 3 classification of elements and periodicity in properties. So we'll be solving some MCQs based on this. So without wasting time, let us start with the first one. The correct order of first ionization potential among the following beryllium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज। अब देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब उससे पहले हमें टर्म आयनाइजेशन पोटेंशियल को समझना है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? देखिए जब भी हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं, गैसियस स्टेट मतलब जब आप एक एटम की बात कर रहे हैं, यानी आइसोलेटेड एटम की, ठीक है, कि अगर एक ही एटम है आपके एलिमेंट का, ठीक है, तो उसमें जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अब बेरिलियम, अब इनके सबसे पहले तो मैं एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, फिर लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है। तो बेरिलियम के लिए 4, बोरोन के लिए 5, कार्बन के लिए 6, नाइट्रोजन के लिए 7 और ऑक्सीजन के लिए 8। ठीक है, फिर जब हम इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख देते हैं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एल में कितने, एम में कितने एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब बेरिलियम में 2 आएंगे के में, और एल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, सो वहीं पे बोरॉन में अगर आप बात करें तो 2, 3। ठीक है, वहीं अगर आप कार्बन की बात करते हैं तो 2 और 4। ठीक है, और अगर आप नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 2 और 5, और अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2 और 6। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी आपके फॉलोइंग एलिमेंट्स में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेम ही शेल में जा रहा है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ पर क्योंकि नेक्स्ट ऑर्बिट में नहीं जा रहा, सेम ही ऑर्बिट में, सेम ही शेल में जा रहा है, तो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा उस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, क्योंकि आपका जैसे आप इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा रहे हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, और एक तरह से आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। सो दैट्स वाई यू विल से दैट दिस एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज अलॉन्ग द पीरियड, अब क्योंकि ये सभी के सभी एक ही पीरियड के अलॉन्ग हैं तो इसमें बढ़ेगा जैसे आप इधर से उधर जाएंगे। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन ये आता है कि जब बेरिलियम और बोरॉन को हम कंपेयर करते हैं तो होना तो चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड होना तो चाहिए था बोरॉन का ज़्यादा, बट बेरिलियम का ज़्यादा क्यों हो गया? बेरिलियम का इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं शब्दशेल की फॉर्म में लिखकर अगर दिखाता हूँ आपको, जैसे 1s2 2s2, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व ये करेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में आपका हाफ फिल्ड, आपकी ये जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं आपकी ना, सॉरी फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर द फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिट्स और द शेल, बट ऑर्बिटल्स की बात की जा रही है। तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो जो है वो स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, क्योंकि फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू बोरॉन। ठीक है, तो इसीलिए आपका बोरॉन पहले आएगा। जैसे अब नाइट्रोजन में, और अगर हम ऑक्सीजन में देखें तो अब नाइट्रोजन में 7 होता है, तो अगेन 1s2। तो क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका एक्सेप्शन था, वैसे यहाँ पर नाइट्रोजन में भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। अब इसकी भी मैं अगर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ तो 1s2, देखिए 2s2 2p3। अब यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का केस बन गया आपका। सो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अगेन क्या अप्रोच करती हैं, स्टेबिलिटी की तरफ अप्रोच करती हैं, तो इसीलिए यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए आपका ट्रेंड जो है, ट्रेंड में आपका ये देखिए, ये 2 चीज़ें आपने ध्यान रखी है, बोरॉन बेरिलियम
और दूसरा आपने यहाँ पर ध्यान रखना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की लोकेशंस को, इनको ध्यान रखना है। ये क्यों हुआ, ये आप बेस्ड, ये यू कैन एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन द सेम वे लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली डिक्रीज अलॉन्ग अ पीरियड। अब पीरियड के अलॉन्ग क्या चीज़ घटती है। ठीक है, तो क्योंकि अभी आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल में बता चुका हूँ, तो आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल दीज आर द सेम थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अभी आपको बताया कि अलॉन्ग अ पीरियड ये क्या करती है, बढ़ती है, तो भाई ये तो बढ़ेगी। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें, तो आप अगर पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें, तो पीरियोडिक टेबल में आपका जो लेफ़्ट साइड होते हैं, आपका लेफ़्ट साइड पे ज़्यादातर आपके मेटल्स होते हैं। ठीक है, और राइट साइड पे आते हैं आपके नॉन मेटल। तो कहने का क्या मतलब है कि आप जैसे ही अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, तो वहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो अलोंग द पीरियड दिस मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़, ये डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अब जैसे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एक तरह की एनर्जी है जो कि रिलीज़ होगी आपकी जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन होगा, मतलब एक तरह से आयनाइजेशन एनर्जी का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, आपको पता है हेलोजन्स की सबसे ज़्यादा होती है, और हेलोजन आपकी राइट साइड में आती हैं। ठीक है, और मेटल्स की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जल्दी। तो यानी कहने का मतलब है कि ये भी इंक्रीज़ करेगा अलोंग द पीरियड, इट विल आल्सो इंक्रीज़। और वहीं अगर वैलेंसी की आप बात करते तो वैलेंसी में कोई सीधा सीधा ट्रेंड नहीं बनता। वैलेंसी में आपका, वैलेंसी में ऐसा है आपका कि पहले ही वैलेंसी बढ़ती है, कार्बन तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद ये दोबारा से घटना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये फर्स्ट इंक्रीज़ एंड देन डिक्रीज़। ठीक है, तो इसमें कोई खास ट्रेंड नहीं बना। अगर पूरा का पूरा प्रॉपर डिक्रीज़ पूछा है, सो योर मेटेलिक कैरेक्टर इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये वैलेंसी भी मैंने आपको बताई है। वैलेंसी क्या होती है, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कार्बन के केस में 4 होती है, अब नाइट्रोजन के केस में आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेने। देखिए ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 4 से ज़्यादा हो जाते हैं, अब यहाँ पे 5 हैं, तो 5 के केस में आपको 8 में से माइनस करना पड़ेगा। 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 3, तो यहाँ पर वैलेंसी 3 आ गई। यहाँ पर क्या है, आपका ऑक्सीजन के केस में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो 8 में से माइनस करेंगे आप, अगर वो 4 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आपके 2 आ जाएगी। ठीक है, तो वैलेंसी क्या है, कार्बन तक तो बढ़ेगी आपकी। ठीक है, और कार्बन के बाद अलोंग द पीरियड ये घटना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर बी ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए अभी हमने सारी टर्म्स को यहाँ पर पढ़ लिया तो हमें आसान हो गया। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने आपको बता दिया है क्या चीज़ होती है। ये वो एनर्जी है जो कि आपकी रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट अक्वायर करता है। अब इसमें आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपने ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। ठीक है, और एनर्जी रिलीज़ मतलब वो ज़्यादा बेटर है आपकी, वो ज़्यादा स्टेबल बनेगी। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी हमेशा तभी आती है जब एनर्जी आपकी सिस्टम की कम हो जाए, तो वो कम तभी होगी जब एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ज़्यादातर ये एनर्जी रिलीज़ कौन से केस में होती है आपकी, जैसे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू पूरे पीरियोडिक टेबल में होती है हैलोजेंस की, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सबसे ज़्यादा होती है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे केस में वहीं अगर हम इनर्ट गैस की बात करें, इनर्ट एलिमेंट्स या इनर्ट गैस या नोबल गैस की बात करें, तो क्योंकि वो स्टेबल होते हैं तो इसीलिए वहाँ पर जो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करना, एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, बल्कि वहाँ पर आपको एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, एनर्जी गिवन।
अगर आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है नोबल गैस में, तो वहाँ पर आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इनर्ट गैसेस के लिए इट इज़ नेगेटिव। क्या होती है वो? नेगेटिव वैल्यू होती है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द फोर्थ एंड द फिफ्थ क्वेश्चन। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। ये जो पीरियड हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले देखिए ऑप्शन में मैं एक एक करके सारी ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ आपको। देखिए एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर जो है वो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, या फिर आप बोल सकते हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी बताएगा अगर एटम जो हो, एटम पे कोई भी चार्ज नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर एटम पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा तो उसी टाइम पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा। अदरवाइज जितना चार्ज आएगा उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन्स या तो उसमें और ऐड करने पड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है कि प्लस चार्ज आता है कि माइनस। अगर वहाँ पर चार्ज है प्लस तो मतलब आपको उतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और अगर वहाँ पर चार्ज आता है माइनस तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ते हैं। वहीं पे एटॉमिक मास क्या बताता है? एटॉमिक मास जो होता है एक तरह से आपको एक आइडिया देता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये एक तरह से रफ आइडिया देता है, एग्जैक्टली नहीं बताता। एग्जैक्टली कौन बताता है? एग्जैक्टली आपको जो है वहाँ पर मास नंबर जो है वो बताता है। बट एटॉमिक मास एक तरह का आपका हमने एवरेज लिया होता है, जितने भी आपके आइसोटोप्स होते हैं ना उनका हमने एवरेज लिया होता है। तो इसीलिए एक तरह का रफ आइडिया आपको मिल जाता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कितने हैं, या फिर आप एक तरह से बोल सकते हो कि ये मास ही बताता है कि आपके उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का कितना मास है। उसके बाद आते हैं आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरफ। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हमें बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कौन सी ऑर्बिट में है। ठीक है, ऑर्बिट या फिर शेल में है। तो एक तरह से शेल के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको n के साथ भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे एटॉमिक नंबर मैंने बताया आपको नहीं ना, तो इसके लिए सिंबल Z होता है। एटॉमिक मास के लिए आपका जो होता है, एटॉमिक मास के लिए तो हम सिंपली, वैसे तो मास नंबर के लिए A होता है आपका। ठीक है, मास नंबर के लिए A होता है। एटॉमिक मास तो हम जनरली वी कैन राइट, ठीक है, वो तो फिर एटॉमिक मास यूनिट्स में आप लिखते हैं, तो उसके लिए हम आगे लिखने के बाद U लगा देते हैं, उसको यूनिफाइड मास भी हम बोल देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए आपको n याद रखना है। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू K शेल के लिए 1 हो जाती है। ठीक है, L शेल है तो 2, M है तो 3, लाइक सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एंग्लो मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अब ये क्या बताता है? तो ये हमें सब शेल बता देता है कि सब शेल कौन सी है आपकी। अगर S है तो S के लिए तो हम यूज़ करते हैं 0, अगर P है तो P के लिए 1 की करते हैं हम, P की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको L के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, SP, फिर D है 2 और F है SPDF 3, लाइक दैट। ठीक है, तो ये तो इसके लास्ट वाले में भी मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में भी इनके बारे में जानकारी दी थी। अब एक्चुअल में यहाँ पे पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जब भी हम पीरियड की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम सेम ही ऑर्बिट की बात करते हैं, मतलब सेम ऑर्बिट या सेम शेल में आपका इलेक्ट्रॉन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक एलिमेंट है नीचे। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो स्टार्टिंग में है n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। सो इट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड। ये थर्ड पीरियड को जो है वो बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट जो है इलेक्ट्रॉन वो कौन से आपकी ऑर्बिट में या शेल में आ रहा है। तो ये देखिए, ये K है, ये L है और ये वाला आपका M है।
कि सबशेल कौन सी है जो कि एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये SPDF, तो क्योंकि ये P में आ रहा है, आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन P में आ रहा है, तो इनको हम P ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आपका ब्लॉक को डिफाइन करने का काम भी एज़ोमुथल क्वांटम नंबर करता है, ठीक है। फिर वहीं पे एटॉमिक नंबर, तो अगर आप इन सभी, ये जो हैं ये इलेक्ट्रॉन का ही नंबर है, 3 2 5 6 5 11, 11 और 2 13 और 2 15, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 15 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका एटॉमिक नंबर 15 को शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर मास नंबर उसी के हिसाब से लगभग डबल होता है, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली बट मोस्ट ऑफ अराउंड डबल ही होता है आपका। तो वो आपको चीज़ें मैंने बताई। तो जैसे कि यहाँ पर हमें पता लगा कि जो पीरियड को यहाँ पर जो इंडिकेट करता है दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर हियर। अब वहीं पे चलते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3p3। so what is the atomic number of the element which is just below the above element in the पीरियोडिक टेबल। अगर मान लीजिए ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है तो इसके जस्ट नीचे कौन सा एलिमेंट होगा। अब अगर आपको पीरियोडिक टेबल लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप बहुत इजीली आप निकाल लेंगे, बट नहीं याद है तब भी इसके बहुत सारे मेथड होते हैं निकालने के। तो देखिए आपको कुछ मैं आइडिया बताऊं। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर निकालना है, तो यही सेम एग्जांपल आपने ऊपर लिया था, अब नीचे आपको डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। एटॉमिक नंबर निकालने के लिए मैंने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया, तो एटॉमिक नंबर जो है मेरे पास बन चुका है 15। अगर आपको याद हो तो एटॉमिक नंबर 15 जो है वो फास्फोरस का होता है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है। और अगर वो आपको याद है नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बट चलिए हम मान लेते हैं कि हमें ये चीज़ याद ही नहीं है, तब क्या तब भी हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के आपने एटॉमिक नंबर का अंदाज़ा लगाया, फिर आपने देखा ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? इट इज़ ऑफ पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में जैसे अगर हम नोबल गैस की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है? हीलियम आता है। हीलियम के बाद आपका है नहीं, अगर कर, ज़ीरो रन आउट, ठीक है, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, ये तो आपको याद ही होंगे, इसके लिए 2 है। फिर यहाँ पर गैप आता है पहले 8 का, फिर आता है आपका 8 का, फिर आता है आपका 18 का, फिर गैप आता है आपका 18 का, फिर आता है आपका गैप 32 का। तो कहने का क्या मतलब है? इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट पीरियड, ठीक है, इट बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड, इट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड इट बिलोंग्स टू द फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड। तो अभी हमें थर्ड पीरियड के जस्ट बिलो बोला है, यानी इसके बाद जब हम थर्ड से फोर्थ में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? तो थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए यहाँ देखिए साफ तौर पे हमें पता लग रहा है 18 जोड़ने हैं, तो मैंने 18 जोड़ दिए इसमें। 18 जोड़ के कितना बनेगा? 1 2 3, सो दैट इज़ द 33। सो 33 इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर आपको याद है तो आप ये भी बता सकते हैं कि 33 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट आर्सेनिक।